लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो दिमाग से भाषण देने का नहीं है, वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कैसे हम उस प्रकृति के साथ जुड़ जाएं और उस प्रकृति का जो भारतीय ज्ञान तंत्र में, इंडिजियस नॉलेज सिस्टम में जो नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच रिश्ते थे, उन रिश्तों को हम कैसे समझ सकते हैं। आप एक शब्द जानते हैं, भगवान। पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, भारत की सारी भाषाओं में इस भगवान शब्द को लोग जानते हैं कि इस भगवान का मतलब क्या होता है। ये जो भगवान है, जब भी ये शब्द बना होगा, जिसने भी बनाया होगा, उस वक्त ये जरूर सोचा होगा कि ये भगवान है, कहाँ रहता है, ये किसे चलाता है, ये कैसे चलता है। ये सारे सवाल इस भगवान के बारे में सोचे गए होंगे और उन्होंने सोचकर जब इस शब्द का सृजन किया तो जो ये प्लैनेट है, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, इस पूरी सृष्टि का निर्माण जिन 5 एलिमेंट से होता है वो है भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, से अग्नि, सूरज और न से नील, भय, गे, वे और न। तो भगवान शब्द का सृजन केवल हिंदी के लोग नहीं बल्कि भारत की सारी भाषाओं में इस भगवान को जानते हैं। ये भगवान शब्द जिस व्यवहार से रचित हुआ, ये भगवान शब्द जिस विचार से सृजित हुआ, वो अपने आप में ये बताता है कि भारतीय ज्ञान तंत्र में ये जो प्रकृति है ये मानवता से अलग नहीं। इसलिए ह्यूमन राइट्स जो भारत के व्यवहार से नहीं निकलता, वो कहीं और से आया, क्योंकि मानव और प्रकृति ये अलग अलग नहीं है। ये मानव और प्रकृति को अलग किसने किया? ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये सब चीजों को डिसइंटीग्रेट करके हमें पढ़ाता है। जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग, जो भी कुछ हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस ऑल एजुकेशन सिस्टम हमें इस नेचर के साथ रिश्तों को तोड़कर डिसइंटीग्रेट करके पढ़ाता है। जब हम कोई पीएचडी करते हैं तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके उसमें से इक्वेशन फ्रेम करते हैं और उस इक्वेशन को फ्रेम करने के पीछे हमारे दिमाग में कहीं एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है और उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल की लाइट में हम डेटा कलेक्ट करके और फिर उस इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। दोस्तों, ये जो साइंस है, ये साइंस विदाउट साइंस है, और ये जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, ये विदाउट कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न। इसको कंसर्न नहीं है नेचर से, इसको कंसर्न नहीं है ह्यूमन बीइंग से। ये विदाउट कंसर्न ऑफ नेचर हमें पढ़ाता है, हमें सिखाता है। तो हम इस आधुनिक शिक्षा में पूरी दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में आज जो इंडिजियस कम्युनिटी बची है, पहले तो इस एजुकेशन सिस्टम ने उनको जिंदा रहने का अवसर ही नहीं दिया। उनको नेटिव कह के वगैरह वगैरह कह के खत्म किया, क्योंकि जमीनें उनकी थी। और इस आधुनिक शिक्षा में पढ़े हुए लोगों को ऐसा मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि वो मैनेजमेंट पढ़ के किस तरह से ज्यादा कॉमन प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट कर सकता है और इस सिस्टम को पॉल्यूट कर सकता है। और इस सिस्टम में जो भी कुछ है उसको एक्सट्रैक्ट करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करने वाला सबसे अच्छा टेक्नोक्रेट कहलाता है।
जो मिनिमम टाइम में नेचर को मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकता है, उसी को हम बेस्ट टेक्नोक्रेट कहते हैं। तो जिस एजुकेशन सिस्टम का करेक्टर एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस नेचर, उसमें आप नेचर फेथ की बात कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? यदि आप नेचर फेथ की बात समझना चाहते हैं तो फिर इसी एजुकेशन सिस्टम के झूठे प्रपंच से सीखेंगे क्या? फिर आपको इस फेथ को वहां से सीखना होगा जहां ट्रुथ था, जहां सच्चाई थी। आज जो हम सीख रहे हैं वो प्रपंच है, वो आफ्टर ट्रुथ है, वो सच्चाई के बाद की कहानी है। और उस सच्चाई के बाद की कहानी को हम शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, यदि आज आप सचमुच प्रकृति के विश्वास को जानना चाहते हैं तो फिर शिक्षा और विद्या का अंतर समझ लेना चाहिए, शिक्षक और गुरु का अंतर समझ लेना चाहिए। नहीं तो आप बेईमानी कर रहे हैं इस सेमिनार में प्रकृति के साथ विश्वास की। प्रकृति के साथ विश्वास शब्द होगा जब आपके व्यवहार में इस प्रकृति के साथ सम्मान का सदाचार होगा, और सम्मान का सदाचार इस शिक्षा में नहीं है। इसलिए हमें बुनियादी चीजों पर जाना ही पड़ेगा। जब तक आप बुनियादी चीजों पर नहीं जाएंगे तब तक आप सत्य को जान नहीं पाएंगे, प्रपंच को सत्य समझने लगेंगे, और फिर आप अपनी खोपड़ी बचाने के लिए कहेंगे दिस इज द आफ्टर ट्रूथ, ये सच्चाई के बाद की कहानी है। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रकृति के विश्वास के अध्याय को खोलना चाहते हैं तो प्रकृति के विश्वास का अध्याय, ये प्रकृति बनी कैसे, इस प्रकृति के बनने की कहानी समझनी चाहिए। भारत के लोग इस कहानी को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनाते हैं? भारत के लोग इस कहानी को 4 अध्यायों में सुनाते हैं। एक अध्याय है जब इंसान इस प्रकृति की सारी भाषाओं को, सारी बोलियों को, हर पक्षी की बोली को, हर पेड़ की बोली को समझता, जानता। पेड़ कैसे बात करता है वो जानता है, पेड़ के साथ व्यवहार मुझे कैसे करना चाहिए। तो वो काल है, उस काल को भारत में सतयुग कहा जाता है। वो सबसे लंबा काल जब इंसान और प्रकृति में दूरी नहीं है, जब इंसान और प्रकृति एक है, और प्रकृति का प्रत्येक अंग, पौधे, जीव जंतु सब एक दूसरे को जानते और समझते हैं, और सब दूसरे के साथ कैसा सदाचार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ जीते हैं। वो लंबा काल है। फिर उस काल में कोई राजा नहीं है, और उस काल में कोई विद्वान भी नहीं है। किसी को विद्वान बनने का घमंड नहीं है, किसी को विद्वान बनने की आकांक्षा नहीं है, किसी को राजा बनने की आकांक्षा नहीं है। ये है वो सतयुग का काल जब इस प्रकृति के साथ हम समग्रता से जीते हैं, हम अपने को इससे अलग नहीं मानते। फिर किसी के मन में विद्वान बनने का भाव आता है, और वो अपनी विद्वता से जो हमारा जीवन का तरीका, जो हमारी जीवन पद्धति है, उसको दस्तावेजीकरण करते हैं। वेदों का सृजन होता है, 4 वेद रचे जाते हैं, और फिर वेदों के अनुसार किसी के मन में राज चलाने का भाव आता है, वो राजा बनता है। राजा और विद्वान बनने का जब लालच इंसान के मन में पैदा होता है तो हमारे सतयुग का एक पैर टूट जाता है। फिर त्रेता काल शुरू होता है, और त्रेता काल में सबसे पहले ड्राउट होता है, सुखाड़ आता है, क्योंकि नेचर की एंगरनेस ऑफ द नेचर अपना क्रोध इस इंसान को दिखाना चाहती है। तो सबसे पहले
सुखाड़ आता है। ये सुखाड़ की घटना आप राजा जनक के काल में देख सकते हैं। राजा जनक अपनी महारानी को बहुत प्यार करते थे और उनके साथ महल में रहने लगे। प्रकृति को मौका मिला ये बात कहने का कि राजन, तुम राजा हो और तुम केवल अपनी पत्नी को प्यार करोगे तो हम तुम्हें मजा क्या खा देंगे। केवल राजा को केवल अपनी पत्नी से प्यार करने का हक नहीं है। राजा को पेड़ पौधे, पक्षी और इंसानों के साथ बराबर हक करने का दायित्व, बराबर प्यार करने का दायित्व है। तो सुखाड़ पड़ता है, सूखा ड्राउट। उस काल की प्रजा राजा से कम नहीं है। सारी प्रजा इकट्ठा होकर राजा जनक के दरबार में पहुंचती है और राजा से कहती है, राजा आप राजा हैं, सूखा पड़ा है। राजन पूछते हैं क्या करूं? तो प्रजा कहती है कि राजमहल छोड़ दो, रानी के साथ राजमहल छोड़ के बाहर आओ, मिलके हल चलाओ, तुम्हारा पसीना आएगा, पसीने से प्रकृति खुश हो जाएगी और हमारा अकाल मिट जाएगा। इलाज भी बता देते हैं, तरीका भी बता देते हैं। वो है प्रकृति के साथ जीने का, प्रकृति की आवाज को सुनने का, प्रकृति के मन को जानने का काल। तब तक हम प्रकृति के मन को पहचानते थे और जानते थे। ये त्रेता काल। आप सब जानते हैं, मैं आगे की कहानी नहीं सुनाता, सीता का जन्म वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं। मेरे से ज्यादा विद्वान लोग इस हॉल में बैठे हैं। फिर एक और काल आता है, उसको द्वापर कहते हैं। उसमें राजा जनक जैसा सदाचारी राजा नहीं है। उस काल में जो राजा है वो सबका शोषण करके घी, दूध, मक्खन सब कुछ मथुरा में बुला लेता। क्या नाम है उसका? कंस। देखिए, वो जानते हैं इंद्र बड़े नाराज होते हैं कि भाई ये राजा बड़ा खराब है, इसको मजा चखाना है। और इंद्र युवा है ना, तो वो जरा उस मजा चखाने के चक्कर में ये भूल जाता है कि इसका कष्ट इसको भुगतना पड़ेगा। उसने क्या किया, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाले बादल और अरेबियन सी से आने वाले बादल गोवर्धन के ऊपर टकरा गए और गोवर्धन पर्वत डूबने लगा। तब वहां के ग्वालों ने गायों के पालक, ग्वालों को प्यार करने वाले कृष्ण को संपर्क किया और कहा कि क्या करें। तो वो जल्दी से कहते हैं कि तुम जल्दी करो, देर न करो, सब गायों को लेके गोवर्धन पर्वत पे पहुंच जाओ। पुराणों में ये बात झूठी लिखी है। कुछ कुछ हिंदू शास्त्रों में बहुत बातों को झूठ, प्रेत, परपंच के साथ कहते हैं कृष्ण जो है वो पर्वत, गोवर्धन पर्वत को करनी उंगली पे उठा लेता है। देखो, कृष्ण सचमुच सच्चा इंसान है। वो कदाचित धरती और पहाड़ को अलग नहीं करेगा। जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर आत्मा होती है, वो कभी इस बारे में सोचेगा भी नहीं कि वो धरती को पहाड़ से अलग करे, उसको पहाड़ को ऊपर उठा दे। ऐसा नहीं हुआ। ये पुराणों में झूठ लिखा है, मैं कहीं भी ये बोलने को तैयार हूं। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि गायों को ले जाके गोवर्धन पर्वत पे चले जाओ। और दोस्तों, उस काल में एक भी गाय नहीं मरी और एक भी ग्वाला नहीं मरा उस बाढ़ में, जिसमें क्या हुआ, बादल टकराए और बहुत तेज बारिश हुई। अभी जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है, आपका एक फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है और उसको इंजीनियर्स चलाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। भारत में कदाचित प्रकृति को नियंत्रण करने की विद्या खोजी नहीं गई, प्रकृति के साथ जीने की विद्या सिखाई गई। पूरी की पूरी विज्ञान में, भारत के अध्यात्म में, विज्ञान और अध्यात्म के योग की विद्या में जब भी आप देखेंगे तो कभी प्रकृति के नियंत्रण से, कंट्रोल से सॉल्यूशन नहीं ढूंढे। कैसे ढूंढे? कोप करके, उसके साथ जी के, उसके साथ प्यार के रिश्ते करके, उसको प्यार करके उस हालात में जी के सीखना। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है,
इस क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को यदि ठीक से समझना है तो फिर राजस्थान आ जाओ। 50 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, मैं अपनी आंखों देखी बताता हूं, अपने हाथों से की हुई, तब मेरे गांव के लोग एक गीत गाते थे। क्या गीत था वो? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना खेत में हरियाली है, मैं अकेली हूं, मुझे मालूम नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये जब मैंने काम शुरू किया तब के गीत है। अभी वो गीत बदल गए। अब क्या गीत गाते हैं? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू, और अब उनको एक पोती भी हो गई है, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और एक पोती दिल्ली से लौट आए हैं घर। अब वो करते हैं खेती। मेरे खेत में है हरियाली, मेरे कुएं में है पानी। अब मुझे मालूम है कि मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू और मेरे पोते मेरे साथ रहेंगे। मुझे मालूम है कि मेरा बुढ़ापा इस हरियाली में, इस पानी में और इस खुशहाली में गुजरेगा। My dear friends, this is the coordination, adaptation and the mitigation. ये बातों से